नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड प्रोजेक्ट ऑफ लॉस। बायोडाइवर्सिटी का क्या सिद्धांत है, हाउ वी डिफाइन इट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। So first question is, what is biodiversity? Biodiversity is the short form of biological diversity. So biodiversity is usually defined as broadly diverse forms into which organisms have evolved. So biological diversity, जिसे हम शॉर्ट में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जितनी तरह की लिविंग चीजें, जीवित चीजें दुनिया में हैं, उन सब को मिलाकर हम जो एक साथ जो हम कोई शब्द देते हैं उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और इसी को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। पूरी पृथ्वी के ऊपर जो भी जीवित पदार्थ हैं या जीवित वस्तुएं हैं, उन सबको मिलाकर हम जैव विविधता का नाम देते हैं। इसी को हम बायोडाइवर्सिटी को हम तीन लेवल्स पर या तीन अलग अलग तरह से भी इसको वर्गीकरण करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो डिफाइंड इनटू थ्री लेवल्स। सो देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द फर्स्ट लेवल इज ऑफ जीन्स एंड सेकेंड लेवल इज ऑफ स्पीसीज एंड द थर्ड लेवल बिलोंग्स टू इकोसिस्टम्स। दीज थ्री levels of biodiversity constitute the living world or the biodiversity of the whole world. So we can say the biodiversity has got three levels which are defined on the basis of genes. So the diversity of genes will be called genetic level of biodiversity. The biodiversity of species will be called, may be called as a species diversity or species biodiversity, and similarly the level of biodiversity level of ecosystems may be called as the ecosystem diversity. Now we shall take one by one these levels of biodiversity. तो तीन लेवल्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। पहला लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो जीन्स के ऊपर आधारित है। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द फर्स्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी which refers to the variation in genes within a species which enables organisms to evolve and adapt to new conditions. We know there is a genetic constitution of different species is also various. So what happens due to variation in genes within a species? In a species there are different kinds of variations. Suppose हम कह सकते हैं कि एक एनिमल है, एक स्पीसीज एनिमल की, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हम कहते हैं उनके रूप या उनके शक्लें या उनके व्यवहार में परिवर्तन रहता है। तो जो भी जीन्स के आधार पर जो परिवर्तन होगा या उस तरह की जो विविधता है उसको हम कहते हैं, उस लेवल को बायोडाइवर्सिटी को हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि नेचर के अंदर जो भी इवोल्यूशन होता है या जो स्पीसीज है वो जीन्स के हिसाब से उसमें परिवर्तन जो होते हैं वो नए कंडीशंस के ऊपर एडजस्ट करने के लिए भी उसमें सहायक होते हैं। सो एडेप्टेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन जेनेटिक डाइवर्सिटी और वेरिएशन इन जीन्स। नेक्स्ट लेवल ऑफ डाइवर्सिटी or second level of biodiversity is called species diversity. Species diversity का मतलब होता है different kinds of species on the earth, यानी जितने भी प्रकार की species या क्या कहते हैं प्रजातियां विश्व में पाई जाती हैं या पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं, उन सबको हम मिलाकर कहते हैं species diversity। किसी भी इलाके में सपोज हम कह सकते हैं किसी इलाके में, किसी जंगल में, एक फॉरेस्ट में सपोज देयर आर 15 species of trees, 8 species of herbs and 46 species of shrubs and herbs. This way we can call it. So जितनी भी प्रकार की स्पीसीज हैं किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी नेचर के किसी भी भाग में या एक इकाई में, उन सबको मिला के हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कह देते हैं। यानी एक एरिया में कितनी तरह की स्पीसीज हैं, चाहे वो छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, क्लाइंबर्स हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं या कह सकते हैं हम उसमें ट्रीज हैं, उन सबको मिला के हम उस इलाके की या उस जगह की स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। As you know that the tropical forest, if you see which part of the world has got the highest species diversity, we know it's the tropical forests have got the highest species diversity in the world. And among the tropical, we have tropical rainforests.
have got the highest species diversity in the world. Now the third level of diversity is called ecosystem diversity. इसको हम पारितंत्र विविधता कह सकते हैं, यानी वो जैव विविधता का हिस्सा जो पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से वर्गीकृत है. So ecosystem diversity may be defined as the variety of habitats and communities of different species that show interaction. जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, there is always we have got interaction की बात हम करते हैं या communities की बात करते हैं. तो communities, क्योंकि community किसी भी इलाके में कोई community बनती है, उस community के अंदर there are different kinds of species and each species has got its own role in the community and these communities constitute the ecosystem. तो इस तरह की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. तो इन एन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी डिफरेंट स्पीसीज which form the communities and the communities later on constitute an ecosystem. So they always show interaction because ecosystem is actually the interaction result of interaction between the species. Now we'll take a look on the biodiversity in India, the status of biodiversity in India. We know biodiversity includes both the things, the plants and the animals. So plants comprise the flora and the animals constitute the fauna of any area. In India, approximately there are 48,736 species of plants, and the major groups, like we can say the fungi constitutes the highest number of species, that is the 23,000 species approximately, and angiosperms, which are called the flowering plants, which constitute around 17,000 of species. तो फ्लोरा में ये दो कैटेगरीज बड़ी हैं, 48,000 से ऊपर स्पीसीज पूरे इंडिया के अंदर जो प्लांट्स हैं इनमें है, जिनमें कि एंजियोस्पर्म्स और फंजाई का ग्रुप सबसे बड़े हैं. इसी तरह से अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो जो एनिमल का जो पूरा वो है स्पीसीज का लेवल, यानी फौना जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी, वो दैट इज मोर देन 77,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन आवर कंट्री. एक इसमें आता है टर्म एंडेमिक स्पीसीज. एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज that are confined or restricted to a particular small or large area or region. Suppose we say there is a part of Himalaya. In Himalaya, for example, we say one species or two species or many species of plants and animals are found only in Himalaya. It means these species are endemic to Himalaya. Similarly, we can say suppose any species is found in Silent Valley of Kerala. So if that species is not found outside that valley or that Silent Valley, so we will say that this particular species is endemic to Silent Valley. And the endemic species may be found in a smaller area or larger area, they may be restricted to, confined or restricted to. So that's why this term is called endemic. So they will be confined to a smaller area. I told you that the small area like a small valley, like a biosphere reserve or a national park or a district or any particular area, or it may be a sacred group, these may be smaller areas. But larger areas may be like we can say the Himalaya, or a state or a region, or even it may be also a continent. Suppose we can say any species which is found almost in all the parts of India and not found beyond India, outside India. So this will be called endemic to India. So such endemic plants in our country, in case of plants, they are about 5,200, and in case of animals, the approximate figure is around 1,900. This is the number of species or the species diversity found in India, which is having the endemism. So this feature will be called endemic. So this is also part of biodiversity in India. If you take the species diversity as a whole, I have got some examples, like we can say Sausuria, which is the common plant of the Himalayan area, Brahmakamal we call it. Similarly, we have primulas. So this primula, a particular species of primula is again kind of a species. So that is the part of the species diversity of any area. Similarly, in the Himalayan area, we have got this Moraina. This is again a kind of species. Then orchids are very prominent parts of biodiversity in any area. In Himalayan area, we say if we go to the eastern Himalaya,
they are the highest, they have got the highest diversity of orchids in our country, in the eastern Himalaya. But they are found everywhere, from Himalaya to southern part of the country, Kerala. Their orchids are abundant, orchid diversity. Similarly, Erigeron is again an important species, just an example of the species diversity. If you go to, we can say, apart from Himalayan in India area, we have got diversity. Suppose you say it is a part of Africa, Kenya, it is a part of Kenya. So we will say that this is an ecosystem, complete ecosystem in this area, and this constitutes the complete ecosystem diversity of that particular area. If we go to the, we can say this Europe area, in Austria, we know the pastures are very important there, forests are very important there. So there is a kind of ecosystem diversity like in Himalaya. Then similarly, if you take another view of the Austrian Alps, so this again we can say is a kind of ecosystem diversity in this particular area. Similarly, in Switzerland, we know Switzerland pastures are very famous for, we can say, for their beautiful flowers. So this is again a pasture. So we can say this kind of grassland or pasture is a kind of ecosystem diversity of this particular area. We have got some conifers on this area, but this pasture is a very famous for tourism. But this is a kind of, again we can say, ecosystem diversity. Now we come to loss of biodiversity, reasons for concern. We know biodiversity is at a loss, and we are concerned about it. So why we are concerned about it? Well, there are reasons for the concern, because we are concerned about the loss of biodiversity because of the following things. बायोडाइवर्सिटी में जो कमी आ रही है, क्यों आ रही है, उसके लिए हम क्यों चिंतित हैं, इसमें कुछ कारण है उसके. एक तो पहली चीज है, एक्सटिंक्शंस आर इररेवोकेबल, यानी जो भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट अगर हो जाती है तो वो दोबारा वापस नहीं आती. इररेवोकेबल का मतलब इसको दोबारा वापस नहीं ला सकते. जो स्पीसीज का लॉस हो गया परमानेंटली, पर्टिकुलर कोई स्पीसीज डाइवर्सिटी, जैसे डायनासोर चले गए या बाकी प्लांट्स हैं, फंड्स हैं, ट्री फंड्स हैं, जो पुराने मिजोजोइक एज में थे, मिजोजोइक पीरियड में थे, तो उस वक्त जितने भी एक्सटेंशन हुए या आज जो हो रहे हैं वो दोबारा हम उनको वापस नहीं ला सकते. नेचर कैन नॉट रिप्लेस देम, नेचर कैन नॉट अगेन वी कैन से ग्रो देम इन इट्स नेचुरल फिनोमेना. इसी तरह से द सेकंड एस्पेक्ट इज एथिकल, मॉरल और रिलीजियस. समटाइम्स वी नो देयर आर सम एथिकल वैल्यूज, there are some moral we can say values are there are some religious rituals where the biodiversity is used in a very large scale. So this is also an important aspect or a concern for the loss of biodiversity. और दूसरी चीज ये है कि biodiversity is also of a great help to the humanity. मानवता के लिए बहुत ज्यादा फायदे हमको होते हैं. जैसे हम कह सकते हैं कि हमको इससे कई सारी चीजें मिलती हैं, कई वस्तुएं मिलती हैं, गुड्स मिलते हैं, लाइक फूड, फ्यूल, बिल्डिंग, मेडिसिन एक्सेट्रा. So बहुत सारी चीजें, we get so many things like we can say food, plants are there in the nature as well as you cultivate them. Fuel, we know we get like for example biofuel is there. For building also, construction material, the wood is used. Medicine, there are so many medicinal plants which are used all over the world, and this is again one of the important resource for medicinal we can say preparations. सर्विसेज, दूसरा हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी और द इकोसिस्टम सर्विसेज. जनरली हम इनको कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज. इकोसिस्टम सर्विसेज आर अगेन द रिजल्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम. So we can have like we can say regulatory services, we may have the cultural services like climate. So climate is controlled by the nature, we can say. Disturbance, because we know disturbance, natural disturbance like we can say landslides, avalanche, these things are there, hurricanes, cyclones. And water is again we can say a service which is given by. So disturbance, again services we can say sometimes they may be helpful. Cultural, recreation, we can say for tourism we are going, for education, for teaching purpose, for educating the students about the nature, about the plants, about the ecosystems, about the species. Then aesthetic values are there. We know they look beautiful because of this we can say again they are of tourism importance. Again for a spiritual purpose also the biodiversity has got importance and it has got the value. So I told you that ecosystem services are again based on the as the benefits of biodiversity. We have got different types of ecosystem services. They are provisioning, they are supportive, they are regulating, they are cultural. So there are the different things. A constituent as constituents of well-being. So different constituents are there which are for well-being of the humanity, जो हम लोगों के लिए फायदेमंद है. तो बहुत तरह की प्रोविजनिंग है, बहुत तरह के सपोर्टिंग सर्विसेज हैं, या कह सकते हैं हम रेगुलेट सर्विसेज हैं, कल्चरल सर्विसेज जो लिस्ट किए हुए हैं मैंने यहाँ पर. तो ये सब के सब जो है बायोडाइवर्सिटी के
बेनिफिट्स या इकोसिस्टम सर्विसेज के नाम से हम इनको जानते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट ह्यूमन वेलबींग। आप जैसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी इज देयर एंड ग्लोबल चेंजेस, जो भी ग्लोबल पूरे दुनिया में जो वैश्विक स्तर पर जो परिवर्तन हो रहा है पर्यावरण में या तापक्रम में, उनका भी असर बायोडाइवर्सिटी पे होता है। और बायोडाइवर्सिटी में अगर चेंजेस होते हैं, वी नो बायोडाइवर्सिटी क्योंकि इकोसिस्टम सर्विसेज प्रदान करता है एंड सिमिलरली ये ऑल्सो अफेक्ट्स इकोसिस्टम प्रोसेसेस, और जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं या प्रोसेसेज हैं ये जुड़े हुए आपस में और ह्यूमन एक्टिविटीज इनके ऊपर बेस्ड हैं। यानी हम जो चीजें नेचर से लेते हैं, हमें पता है जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं दे आर गिवन टू द ह्यूमंस और टू अस फ्री ऑफ कॉस्ट, कि हमें कोई पे नहीं करते हैं। और हमें इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग अस ऑक्सीजन, वी आर नॉट पेइंग टू द नेचर। Similarly, they are providing us wood, food, fuel, and so many things, medicinal plants. So many things are there which are of use to the human being. So global change ये सारी चीजें affect करती हैं। इसी तरह से biodiversity is also affected by ecosystem processes. So biodiversity is affecting the ecosystem processes. Vice versa, the ecosystem processes are also affecting the biodiversity. Or they are, we can say, interlinked. The biodiversity and the different activities of humans and ecosystem service, they are interlinked and they are also affected by the global changes. Certainly global changes will degrade the quality and the number of biodiversity in future. Similarly, we can say loss of biodiversity. We talk of loss of biodiversity, we are talking about the loss of biodiversity. So climatic changes are there and land use change is there. We are converting the agricultural land into the settlements. We are clearing the grasslands all over the world and converting them into the agriculture or into the settlements. So over harvesting is one of the important problems. Species invasion is very important problem. So these are the causes, some of the causes of loss of biodiversity. We'll take other causes also of the biodiversity loss. The question arises, why to save biodiversity? बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना क्यों है, इसको संरक्षण करना या उसको बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वी नो बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स और लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ, सो वी हैव टू सेव इट, बिकॉज इफ वी डू नॉट सेव वी विल नॉट नो, द फ्यूचर जनरेशन विल नॉट नो हाउ मेनी स्पीसीज एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ. दे विल नॉट बी एबल टू सी दो स्पीसीज बिफोर देम. Similarly, preserving the ecological balance in nature, as every organism is dependent on the other life forms for its survival. We know ecological balance nature में already बना हुआ है और different एक particular जो species है, एक organism species का एक कोई जीव है या कोई पौधा है या कोई पेड़ पौधा है, वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन यापन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर या दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उनके ऊपर जीवित रहने के लिए उनके ऊपर उनका निर्भर करता है. तो ये जरूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना है. सो वी हैव टू सेव द बायोडाइवर्सिटी. सिमिलरली सेविंग ह्यूमैनिटी एंड एथनिक कल्चर डिपेंडेंट ऑन देम. जब बायोडाइवर्सिटी जीवित रहेगी तो मानवता भी जीवित रहेगी और एथनिक कल्चर जो हमारे डिफरेंट कल्चर जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर आधारित जो कल्चर्स हैं या जो इस तरह के हमारे रीति रिवाज हैं क्योंकि उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी तो वो रीति रिवाज या उस तरह के कल्चर भी खत्म हो जाएंगे. इसी तरह से वी कैन एलिमिनेट बायोडाइवर्सिटी एलिमिनेटिंग द रीजनल एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोरेशन. अब होता क्या है कि किसी इलाके में हमने बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा उसका अंधाधुंध उसका दोहन कर दिया. कभी कभी क्या होता है इसकी वजह से रीजनल दो क्षेत्रों के बीच में झगड़े होते हैं और दो सोसाइटीज के बीच में झगड़े होते हैं. तो ये झगड़े अगर तभी होंगे जब बायोडाइवर्सिटी में लॉस होगा या उसमें कमी होगी. अगर हम इसको कम नहीं होने देंगे बायोडाइवर्सिटी को तो बायोडाइवर्सिटी को नेचुरली हमें बचाने की आवश्यकता है. अगर बायोडाइवर्सिटी बची रहेगी तो इस तरह के झगड़े भी नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज नहीं होंगे. कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस हमने कुछ चीजें अभी देखी हैं, अभी डिस्कस की हैं. लेकिन जो मेन कॉजेज हैं बायोडाइवर्सिटी के ह्रास के कह सकते हैं या उसके जैव विविधता ह्रास होने के कौन कौन से प्रमुख कारण है. सबसे प्रमुख कारण है डिफॉरेस्टेशन. और सबसे प्रमुख कारण है विशेषकर जो पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालयन एरिया, अदर हिल्स में. सो डिफॉरेस्टेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन आवर कंट्री ऑल्सो. फिर इसी तरह से ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्ड हैज कॉज्ड ओवर ग्रेजिंग इन द माउंटेन रिजल्टिंग इन डिग्रेडेशन ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम. हमें जैसे कहते हैं हम कि एक कैरिंग कैपेसिटी एक कम होता है
जिसके हिसाब से हम कहते हैं किसी भी एरिया में, किसी भी ग्रेजिंग एरिया में, चाहे हम कह सकते हैं ग्रेजिंग लैंड यानी ग्रॉस लैंड या पास्चर, जहां पर चरान हम कराते हैं, उस चरान में अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा उन एनिमल्स का जो चारा ले रहे हैं वहां से, अगर वो चरान उनकी कैपेसिटी उस ग्रासलैंड की कैपेसिटी से ज्यादा चरान होगा तो क्या होगा, वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा वो खत्म हो जाएंगे स्पीसीज। इसी तरह से वाटर एक्सप्लोरेशन फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अब कहीं पर हम क्या कहते हैं ह्यूमन डिस्लोकेशन है, इनंडेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एरिया है एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। देखिए बड़े बड़े जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं इनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है। कभी कभी कोई स्पीसीज ऐसी हो सकती है विच आर फाउंड along the water, along the banks of the river. So due to the formation of large scale dams, what happens, the biodiversity, a particular kind of species diversity may be lost by these activities. Similarly, हम कह सकते हैं biodiversity loss by deforestation. We know deforestation has been caused in many parts of the world. So we can say deforestation has caused in many parts of the world. We can say deforested area again. This is the natural forest which has not been affected by deforestation. So this is again one of the reasons. Other causes of biodiversity loss, they are one important aspect is mining, which is destructive for habitat, deterioration or erosion, air pollution, acid drainage, metal contamination of water bodies. So we know mining, खनन जिसे हम कहते हैं, तो खनन जो है चाहे हम खनन करें किसी पत्थर के लिए या किसी मिनरल के लिए या किसी स्टोन के लिए या किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, तो वो किसी भी हैबिटेट के लिए या इकोसिस्टम के लिए डिस्ट्रक्टिव होता है और पॉल्यूशन होता है। इसकी वजह से वो हैबिटेट खत्म होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं मसूरी के पहाड़ में, पूरा का पूरा मसूरी का जो पहाड़ था 1970 और 80 के बीच में इतना जबरदस्त जो माइनिंग हुआ लाइमस्टोन के लिए ज्यादातर किया गया था। लाइमस्टोन, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, इन सब चीजों के लिए किया गया था। तो इसमें यहाँ पर इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि 1980s के बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके ऊपर इंटरफेयर करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली 1984-85 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया था मसूरी हिल्स में माइनिंग। इसी तरह से हम कहते हैं जंगली जानवरों की, अगर हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करें, इनकी बायोडाइवर्सिटी कैसे खत्म हो रही है, पोचिंग, यानी जो शिकारी हैं जो गैर कानूनी तरीके से इनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं या उनको मारते हैं या उनके अंगों के लिए उनको हत्या करते हैं उनकी, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जो कई सारी स्पीसीज ऐसी हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स की जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हैं या हम एक्सटिंक्ट तो नहीं कहते, इंडेंजर्ड हैं या जिनका पॉपुलेशन बहुत कम है, थ्रेटेंड है या जो रेयर प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, तो उनका भी एक्सप्लोरेशन अगर करते हैं तो इसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस इज कॉस्ट। Similarly, another cause of biodiversity loss is invasion of alien plant species has changed plant diversity. ये भी एक बहुत important problem, not plant species but animals के केस में भी है ये। यहाँ पे ऐसा होता है, इन्वेजन का मतलब होता है कोई जो एलियन प्लांट स्पीसीज का मतलब जो स्पीसीज हमारी कंट्री में नहीं होती है वो बाहर से यहाँ पर आई है, किसी वजह से उनके बीज आए, पौधे आए और वो यहाँ पर इतनी बुरी तरह से फैल गए हैं कि इसकी वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो इसमें हम एग्जांपल अगर लेना चाहें तो हम कह सकते हैं लेंटाना है, पार्थेनियम है, यूपेटोरियम है, जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज के इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। कि होता क्या है कि दीज स्पीसीज इन्वेड द न्यू एरियाज एंड सप्रेस द नेटिव स्पीसीज, जो वहां की पहले से जो विद्यमान स्पीसीज हैं या प्रजातियां, उनको खतरा उत्पन्न होता है इनकी वजह से। और ये स्पीसीज क्या करती हैं कि अपना ग्रोथ करती हैं, इनके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, दे आर मोर रेजिस्टेंस एंड एडेप्टेड, दे आर हैव गॉट द मोर एडेप्टिव कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो लेंटाना को देखें, लेंटाना हमारे यहाँ जो है यहाँ शिवालिक एरिया में नीचे उत्तराखंड के नीचे हिमालय के बेस से लेकर यहाँ की गंगोत्री के आसपास तक हमें हिमालय मिलेगा, बद्रीनाथ के आसपास तक मिलेगा। तो कहने का मतलब इसमें इतनी एडेप्टेशन है कि ये वार्मर एरिया से लेकर जो बहुत ज्यादा ठंडे इलाके हैं वहां तक कॉम्पीट करता है। दूसरा another cause of biodiversity loss, another causes are tourism and mountaineering. We know pollution is very एवरेस्ट के बेस पर तक जो है पोल्यूशन जो माउंटेनियरिंग या टूरिज्म एक्टिविटी की वजह से, रॉक क्लाइंबिंग की वजह से जितना कोई जमा होता है, इसके बहुत डेटा हमारे पास है कि उसकी वजह से हम जानते हैं कि देयर आर लार्ज स्केल पोल्यूशन इज बीइंग डन बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। वी नो इन द कोल्डर एरियाज the degradation of even the biologically degradable material is also not degraded in those low climate, low temperature areas. Another cause of biodiversity loss is ozone depletion. We know ozone is again area which which intercepts the ultraviolet rays. तो अल्ट्रावायलेट रेज को अगर ये ओजोन बचाता है, अगर ओजोन का खतरा होगा, ओजोन में खतरा होगा या ओजोन की कमी होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो
ओजोन में लॉस होने की वजह से क्या होगा कि जो अल्ट्रावायलेट रेज जो पहले नहीं आती थी जमीन पे, उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, या उनकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा आएंगी नीचे, और इस वजह की जो लाइट है वो बहुत ही खतरनाक है बायोडायवर्सिटी के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, इनको भी नुकसान हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हम पता है कि हमें ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, दिस इज अगेन ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट है उसका CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है, जो हम कह सकते हैं कि एयर कंडीशनिंग में हम यूज करते हैं, प्रोपेलेंट्स में यूज करते हैं, और एसीज में यूज करते हैं, तो इसकी वजह से रेफ्रिजरेटर्स में यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस अगेन द ग्रीन हाउस गैसेज आर प्रोड्यूस्ड, and not only by this but also by industries, the greenhouse gases are also affected, which are also we can say produced, and they are also having negative effect on the biodiversity. So this is also one of the important things. Another is global climate change caused by deforestation, desertification. Desertification का मतलब होता है some of the areas near to the deserts, रेगिस्तान के आसपास, मरुस्थल के आसपास जो एरियाज हैं, डेजर्ट्स में लगातार मरुस्थल जो एरियाज हैं ये फैलते जा रहे हैं। क्यों फैलते जा रहे हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से। तो ये दे आर अफेक्टिंग, दे आर कॉजिंग द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी और द इकोसिस्टम्स। दिस ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। सिमिलरली वी कैन से जेनेटिक चेंजेस। हमें पता है कि बायोटेक्नोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस, वी नो we are producing a large number of genetically modified plants, genetically modified crops, GM crops, like we can say like in cotton, BT cotton, BT brinjal, इस तरह की crops भी नई आ रही हैं genetic changes करने के बाद। उन plants में genetic changes हम कर रहे हैं, और इस बायोटेक्नोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसकी वजह से क्या हो सकता है, उस इलाके की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो सकती है। यानी वो जो जिस तरह की जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज करेंगे, तो इसकी वजह से आसपास की जो नेटिव बायोडाइवर्सिटी है प्लांट्स के, एनिमल्स की, उसको खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें भी उसको जो है हमें बरतने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिससे कि हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें। तो बहुत सारे कारण है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के, और अल्टीमेटली हम कहते हैं ये सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी जो कॉज करने के जो कारण है या जो कॉजेज हैं, ये सारे के सारे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को भी बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी शिफ्ट हो रही है। अब इसमें अगर हम बायोडाइवर्सिटी का शिफ्टिंग अगर बात करते हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे सपोज हम कहते हैं टेम्परेचर अगर बढ़ता है किसी इलाके में, तो अल्पाइन रीजन में, जो पहाड़ के ऊपर टॉप में हम जाते हैं, तो अल्पाइन रीजन में द शिफ्टिंग ऑफ द वेजिटेशन इज टेकिंग प्लेस। तो क्या हो रहा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे अल्पाइन पास्चर्स वो ऊपर की तरफ खिंच सकते हैं, और ऊपर को जाते हैं, और ऊपर खिंच सकते हैं। जो हमारा टिम्बर लाइन है, ट्री लाइन जिसे हम कहते हैं हिमालय में या यूरोप में, द टिम्बर लाइन इज ऑल्सो शिफ्टिंग अपवर्ड्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिमिलरली जैसे हमारे यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल, हिमालय में जो चीड़ के जंगल हैं, दे आर ऑल्सो शिफ्टिंग अपवर्ड्स, ओक फॉरेस्ट को रिप्लेस कर रहे हैं धीरे धीरे। ओक फॉरेस्ट अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं नेचर के ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनको भी खतरा है वहां की बायोडाइवर्सिटी को। तो शिफ्टिंग ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस बाय दीज नंबर ऑफ फैक्टर्स, by these number of due to these causes of biodiversity loss। अगर एग्जांपल लेते हैं टेहरीक डैम का, सपोज, जो कि एक बहुत बड़ा डैम है हिमालयन एरिया में, इसकी वजह से हम कह सकते हैं, जैसे माना जाता है कि अर्थक्वेक्स जो है इस इलाके में है जहां पर कि अर्थक्वेक लगातार आए हैं, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने के रीजंस भी हैं। जो लार्ज स्केल डैम्स हैं वो आसपास के एरिया में, दे कैन ऑल्सो कॉज बायोडाइवर्सिटी लॉस इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो बहुत सारी इसमें कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस के, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और बायोडाइवर्सिटी को हम अकेला नहीं ले सकते हैं। ये इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी स्पीशीज हैं, और हर स्पीशीज का अपना कह सकते हैं एक अस्तित्व है नेचर के अंदर, एंड ईच स्पीशीज हैज गॉट इट्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम नेचर में चेंजेस करेंगे, हो सकता है उनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में या इको टाइप्स में या उनके इकेट्स में लगातार चेंजेस आ सकते हैं, नई तरह की पॉपुलेशन आ सकती है, जो हो सकता है जो आने वाले समय में दे में बी हार्मफुल टू नेटिव वेजिटेशन। तो नेटिव वेजिटेशन या नेटिव बायोडाइवर्सिटी को बचाना भी हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। तो इतना ये हमने आज लिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस के कुछ कारण डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम बचाएंगे, व्हाट आर द हाउ द बायोडाइवर्सिटी शुड बी कंजर्व्ड। थैंक यू वेरी मच।